हाँ, तो क्या है कि साइकोएनालिटिकल थ्योरी, इफ यू रिमेंबर, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ये पढ़ाया था, मुझे अच्छे से याद है। हमारी अप्रोचेस थी कुछ साइकोलॉजी को लेकर, उसमें साइकोएनालिसिस अप्रोच थी, याद है? किसी को याद है कुछ? यस मैम। सिगमंड फ्रॉइड की हमने थ्योरी पढ़ी थी, साइको एनालिसिस थ्योरी, जिसमें मैंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करी थी, और मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी एक पाकिस्तानी सीरियल के बारे में, कि कैसे वहां पर एक लड़की जो है, उसके साथ बचपन में कुछ होता है और पूरी जिंदगी उसको पूरे वही ख्वाब आता रहता है। अब वो जब वो बहुत परेशान, डरती है, सो नहीं पाती, काफी दिनों तक उसके साथ होता है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लाया जा सकता है, इवन साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। तो वो हमेशा उससे ड्रीम्स पूछता है, और सेम सेम ड्रीम देखती है। वो उसको पूछता है ऐसा कुछ हुआ है, लड़की कहती है मुझे कुछ तो याद नहीं। उसके फादर को पूछता है, फादर कहता है नहीं, इसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कभी रेलवे स्टेशन नहीं गई, कभी ऐसी जगह पे नहीं गई, मुझे नहीं पता ये ऐसे क्यों देखता है। तो जो साइकियाट्रिस्ट होता है, उसे ये तो समझ में आता है कि कुछ तो छुप रहा है। वो हमेशा यही लिखता है हर थेरेपी में कि उसका फादर झूठ बोल रहा है, ही इज अगेन लाइंग, बार बार यही लिखता है, क्योंकि जब तक सच नहीं पता चलेगा तब तक इसका ठीक नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है, एट द एंड ये समझ में आता है कि उसका फादर झूठ बोल रहा था। जो भी वो ख्वाब में देखती थी, लाइक उसकी मदर का जो है, उस मदर को करता है, वो फादर ही करवाता है, क्योंकि वो छोटी होती है, तो उसे लगता है उसकी माँ को मार दिया गया। वो बार बार रेलवे स्टेशन देखती है, क्योंकि वो माँ के साथ होती है। तो वो बाद में जब उसको ये पता चलता है कि हाँ, उसके फादर झूठ बोल रहा है, उसको सारी स्टोरी बताई जाती है, तो वो सारी चीजें याद करती है। याद करने के बाद जब आता है, तो एक बार रो धो के सब कुछ खत्म करके वो ठीक हो जाती है, और फिर उसको वो परेशानियां नहीं आती हैं। तो इसको कहते हैं कि इसी चीज से में ये स्टोरी जो है, साइको एनालिसिस की सारी स्टोरी यही है। अब जो फ्रॉड थे, ये काफी फेमस है अपने इस चीज के लिए, थ्योरी के लिए, क्योंकि इसकी थ्योरी को साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहते हैं और साइको एनालिसिस थ्योरी भी कहते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि इसने दिमाग पर और ये हमारे कॉन्शियस माइंड पर बहुत काम किया, अनकॉन्शियस माइंड पे बहुत काम किया है, तो इस वजह से साइको एनालिसिस के फादर ही सिगमंड फ्रॉइड हो गए हैं। तो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। इनके पास एक्चुअली क्या होता था, बहुत सारे पेशेंट्स आते थे, ठीक है? तो वो ये पेशेंट्स को क्लिनिक में डील करते थे, लेकिन इनको क्या करते थे कि आहिस्ता-आहिस्ता उनको समझ में आने लगा कि इनके जो पेशेंट्स हैं, जब भी ये अपने दिल की भड़ास निकालते हैं या हमसे अपनी कोई बात करते हैं, तो ये जाते वक़्त थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। इतना टेंशन में नहीं होते जितना ये आते वक़्त टेंशन में होते हैं। तो ये क्या करने लगा, ये जब भी लोग आने लगे, तो ये लोगों से कहने लगा कि से व्हाटएवर यू वांट टू से, जो बात करनी है करो, कॉन्फिडेंस लेवल रहेगी, मैं आपको सुनूँगा। हम जब परेशान होते हैं ना, हम चाहते हैं ना कि हमें कोई सुने, हमें कोई लेक्चर मत दे, बस हमें सुने, तो हम अपने आप को अच्छा फ़ील करवाने लगते हैं। तो इस टर्म को नाम दिया गया सिगमंड फ्राइड ने फ्री एसोसिएशन, व्हिच मीन्स आप फ्रीली कुछ भी बोलिए। तो एक ये, दूसरा ये क्या करता था, ये पेशेंट्स को लिटाता था, उसके पीछे सर के पीछे बैठता था, ताकि पेशेंट उसको देख ना पाए, क्योंकि जो जो भी परेशानी से जूझ रहा होता है, इस दिमागी परेशानी से, वो किसी के सामने खुल के बोल नहीं पाता। तो उसको ये फील करवाया जाता है, यू आर ऑल अलोन हियर, ठीक है? ये साइकियाट्रिस्ट के पास अगर आप जाओगे, तो उनका यही एक तरीका होता है पेशेंट से बात करने का। वो उसको लिटाते हैं, फेस टू फेस नहीं रहते, या उसके बैक पे बैठते हैं या साइड पे बैठते हैं, ताकि उसको जो है फेस ना कर सके। तो उससे कहते हैं कि बताओ आपने ख्वाब में क्या देखा? फिर वो आराम से बैठ के अपनी पूरी बात बताते हैं, ख्वाब में क्या देखा। तो उस ख्वाब को ये लिखते हैं और इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि इस ख्वाब का इसकी असल ज़िंदगी से क्या लेना-देना है। तो इसको कहते हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम इंटरप्रिटेशन और फ्री एसोसिएशन की हेल्प से बहुत सारे लोगों को ठीक किया। अब उसे ये समझ में, अब इसका उसने ये इस पर ये थ्योरी निकाली, इस पर ये कहा कि क्या होता है कि एक इंसान जब होता है, छोटा होता है, उसके साथ कुछ हादसे हो जाते हैं। तो वो हादसे एक हमारा क्या होता है कि हमारे दिमाग में जब बुरे हादसे, हम कहेंगे ना, जो बुरे हादसे या बहुत छोटे होने पर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बुरी चीज़ों को, बुरे हादसों को हम भुलाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसे भुला देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ याद रखिए कि इंसान ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जब सीखता है, वो उसे 100% भुला नहीं सकता। वो उसे क्या करता है, पुश करता रहता है। जैसे हमारे माइंड के 3 हिस्से हैं, यू ऑलरेडी नो, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड और अनकॉन्शियस। प्री कॉन्शियस को सबकॉन्शियस भी कहते हैं।
अब क्या होता है, हम पुश करते हैं, हम उसको अपने कॉन्शियस स्टेज से उसको प्री या सब कॉन्शियस स्टेज में पुश करते हैं, फिर अनकॉन्शियस स्टेज से हम उसको पुश करते हैं, सब कॉन्शियस स्टेज से हम उसको पुश करते हैं अनकॉन्शियस स्टेज में। अनकॉन्शियस स्टेज में जब कोई चीज चली जाती है, हमें लगता है हम भूल गए, ठीक है, वो हम भूले नहीं होते, वो हमारे अनकॉन्शियस स्टेज में कहीं ना कहीं बैठी हुई होती है। तो क्या होता है, ऐसी चीजें जो हमारे अनकॉन्शियस स्टेज में बैठी हुई होती हैं और वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है, और हमने तो भुला दी है लेकिन हमारे दिमाग ने नहीं भुलाई है, फिर क्या होने लगता है, उसके रिलेटेड आपको बार बार वैसे ख्वाब आने लगते हैं और आपको तंग करने लगते हैं। जब तक आप इसकी रियलिटी फेस नहीं करोगे, इसको ठीक नहीं करोगे, तब तक ये ख्वाब आते रहेंगे, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट दिया उसने अनकॉन्शियस, इसने जो सबसे ज्यादा बात की है वो अनकॉन्शियस स्टेज पर बात की है। अब अनकॉन्शियस स्टेज की जब हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, जो सिगमंड फ्रॉइड है उसने कहा कि हमारे दिमाग में जो अनकॉन्शियस स्टेज होता है, पार्ट होता है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी बहुत चीजें करते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें होती हैं जो हमें समझ भी नहीं होता और हम कर रहे होते हैं। कभी कभी क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड, ऐसा तो नहीं कि इसने जो भी कहा वो सच कहा, हमें कहीं पता होता है। सिगमंड की फ्रॉइड थ्योरी को क्रिटिसिज्म भी मिला, वो इसलिए मिला कि हर चीज हमारे अनकॉन्शियस में नहीं होती है। अगर कुछ कुछ गलत हम कर रहे हैं तो हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि नहीं, इंसान को नहीं पता होता, आगे वाले को पता होता है, उसको खुद नहीं पता होता, बल्कि ये इसकी चीज को क्रिटिसाइज किया गया, ये उसकी चीज गलत थी, बल्कि लोगों को पता होता है, ठीक है ना, कि हाँ वो क्या कर रहा है। तो अनकॉन्शियस पे उसने कहा कि हमारी जो पर्सनालिटी है, क्योंकि हम पर्सनालिटी को लेकर पढ़ रहे हैं, हमारी जो पर्सनालिटी है वो 3 चीजों से बनी है, और वो 3 चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई होती है, वो हमारे साथ हमेशा चलती है, और वही हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रक्चर है, वही हमारी पर्सनालिटी को बनाती है, ठीक है। इस थ्योरी में जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी क्या है, जिसको हम टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी भी कहते हैं, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, और स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट क्या है। पहले हम आते हैं स्ट्रक्चर मींस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी या टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, विच इज इट, ईगो एंड सुपर ईगो। मैं ये सारा नहीं पढ़ूंगी, ये सब याद करने वाली चीजें हैं, वो आप खुद करेंगे। मैं आपको समझाऊंगी इट, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है। देखिए, फ्रॉइड ने कहा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अनकॉन्शियस इम्पोर्टेंट। उसने कहा कि अनकॉन्शियस में 3 चीजें होती हैं, वो 3 चीजें यही हैं, इट, ईगो एंड सुपर ईगो। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती हैं, और ये क्या करती है ये हमारी पर्सनालिटी को बनाती है, स्ट्रक्चर करती है, हमें पता भी नहीं होता, हम इन तीनों चीजों से हमेशा जो है जूझते रहते हैं, इट, ईगो, सुपर ईगो। यहाँ से आते हैं इस पर, आपको इस पिक्चर में दिख रहा है इट डेविल बना हुआ है, डेविल है, ठीक है ना। ईगो सिंपल इंसान है, सुपर ईगो क्या है, फरिश्ता है। यही हमारा इट, ईगो, सुपर ईगो होता है। हमारे अंदर शैतान भी है, हमारे अंदर फरिश्ता भी है, जिसको हम एंजल कहते हैं, और हमारे अंदर इंसान भी है। अब क्या होता है, हम जो भी करते हैं वो इन तीनों की लड़ाई की रिजल्ट में करते हैं। इट जो होता है, इसका मैं अगर कोई एग्जांपल ले लूं, इट हमेशा हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने वाली चीज है, इंस्टिंक्ट्स को। हमारी, जैसे कि मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, तो अब मुझे आइसक्रीम तो खानी है, मैं देख रही हूँ कि सामने वाला एक बच्चा जो है वो आइसक्रीम खा रहा है, तो मेरी ख्वाहिश हुई आइसक्रीम खाने की, मैं दौड़ूंगी, उस आइसक्रीम छीनूंगी और खा लूंगी। ये था मेरा इट। तो मैंने इट को सेटिस्फाई किया, इट मुझे अब तंग नहीं करेगा। इट मुझे क्या कह रहा है, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, तो कैसे भी खानी, मुझे नहीं पता, आइसक्रीम लेकर आओ। ये इट हमें परेशान करता है अंदर से। मैंने देखा एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, मैंने बच्चे से आइसक्रीम छीनी और खा ली। बच्चे से आइसक्रीम छीना गलत चीज है, ठीक है। तो मेरे इट को सेटिस्फिकेशन मिल गई। लेकिन इससे पहले कि अब मैं बताऊं कि लड़ाई कैसी होती है, इट कह रहा है कि उससे जाके आइसक्रीम छीनो और खाओ। सुपर ईगो आ गया, सुपर ईगो कहता है नहीं, छीनना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी है, तुम चोरी नहीं कर सकते, तुम छोड़ो और तुम आइसक्रीम नहीं खाओगे। अब इट कह रहा है खाओ, सुपर कह रहा है नहीं खाओ। इन दोनों की लड़ाई हो रही है, बीच में से ईगो आता है। ईगो कहता है रुक जाओ भाई। अब देखो, उसको ना ही इट को नाराज करना है, ना ही सुपर ईगो को नाराज करना है। वो कुछ ऐसा वे आउट निकालेगा जिससे इट भी राजी हो जाए और सुपर ईगो भी राजी हो जाए, दोनों आपस में लड़ाई ना करे और दोनों उसकी बात मान ले। वो कहेगा कि हाँ, ईगो आगे कहेगा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है तो खाओ, लेकिन चोरी करके मत खाओ, खरीद के खाओ।
किसी से छीन के मत खाओ, खरीद के खाओ। तो जब खरीदने की बात आएगी, पैसे करने की बात आएगी, सुपर ईगो बोलेगा ठीक है, फिर तो गलत नहीं है, तुम पैसे दे के ले रहे हो तो लो, फिर तो गलत नहीं है। तो इट कहेगा हाँ मुझे तो आइसक्रीम मिल रही है, तुम पैसे दे के लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। विच मीन्स इट भी खुश, सुपर ईगो भी खुश। तो अब क्या है, इट आपके इंस्टिंक्ट्स है, सुपर ईगो है जो महान महान बने रहते हैं। ईगो जो है वो रियलिटी की बात कहता है, वो कहता है महानता से भी कुछ नहीं होगा और अपनी लालच से भी कुछ नहीं होगा, हमें कोई बीच का वे आउट निकालना है जिसमें दोनों चीजें राजी हो और सोसाइटी के हिसाब से हम ठीक से रहें। या 10 मिनट रहे, समझ में आ गया इट ईगो का कंसेप्ट? यस मैम। ये एक देखो, ये आपने एक मैंने आपके लिए पिक्चर रखी है, ये आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, एक जब इंसान कंफ्यूजन स्टेज में होता है, शैतान आता है, अरे यार तुम मारो इसको, मारो, दूसरा कहता है नहीं नहीं मारना, नहीं मारना है। तो ये वाली स्टेज आपकी ईगो वाली होती है। सोचो, ये शैतान आपका ईज है, ये एंजल आपका सुपर ईगो है, और ये बीच वाला बंदा ईगो है, ठीक है, जो इन दोनों को खुश करेगा और बीच वाली रियलिटी वाला काम करेगा, ठीक है। वो दोनों में से किसी एक की नहीं सुनेगा, वो इन दोनों की वे आउट निकालेगा, और यही हमारी पर्सनालिटी होती है और यही हमारे साथ चलती है। अब जो दूसरी लेवल की दूसरी बात की वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए बिल्कुल भी न्यू ही नहीं है। कॉन्शियस, प्री या सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। फ्रॉड कहते हैं कि हमारे दिमाग के 3 लेवल होते हैं। ये 3 लेवल होते हैं। एक कॉन्शियस स्टेज, जैसे कि इस वक्त हम सब हैं, ठीक है, मैंने पूछा आपसे, समझ आया, आपने कहा हाँ, ये आपका कॉन्शियस लेवल था। मैंने पूछा आपने से कि आपको समझ आया, आपने कहा ना, ये आया आपका कॉन्शियस लेवल। मींस फौरन जवाब दे दिया, दिमाग में बात है, आप बिल्कुल अटेंटिव हो, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैंने आपसे पूछा, जैसे मैंने आपको पूछा साइको एनालिसिस आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था ना, आपने कहा पहले तो आप चुप रहे, फिर सोचा हाँ हाँ मैम पढ़ा था, हाँ आपने ये वाली बात की थी, इट की बात की थी, ईगो की बात की थी, आपको याद आ गया सारा कुछ, ठीक है। ये होते हैं हमारे प्री या सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें चीजें भूली नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा जोर या हिंट मिलने पर आपको याद आ जाती। जैसे मैंने कहा हाँ, आपने ईगो पढ़ा था, आपने कहा हाँ हाँ मैम याद आ गया, हमने पढ़ा था। ये होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस होता है बहुत ही डीप, जो मर्जी करो आपको ये चीजें याद नहीं आएंगी, ठीक है, या आएंगी भी तो इसके लिए बहुत ज्यादा वो वाली बात होती है, जोर लगाने वाली बात आती है, फिर भी थोड़ी बहुत ही याद आ जाती है, पूरी तरीके से बात क्लियर नहीं होती, जिसमें धुंधला धुंधला कुछ आ जाएगा, उससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। क्या होता है, कभी कभी एक चीज आप देखते हो और कहते हैं यार ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ एक्टिविटी रिजर्व्ड होती है जो धुंधली धुंधली याद आती है, और आपको ये फील होने लगता है हाँ मेरे साथ ऐसा भी कुछ हुआ है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड, देखो हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड पर या हमारी पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट करता है, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए कोई भी चीजें अनफिनिश्ड मत रखिएगा। जरूरी नहीं है, अगर आपको कोई बुरा हादसा हुआ है तो उसे बड़े ही पूरे प्यारे तरीके से उसे उभरने की कोशिश कीजिए, उसको दबाने की कोशिश मत कीजिए। अगर बहुत दबाने की कोशिश करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करता रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये अनकॉन्शियस माइंड में आप जो चीजें हैं, या तो क्या हो जाता है आपके ख्वाबों में दिखती है, या कभी कभी आप बात करते वक्त कोई लफ्ज बोल देते हो, आप कहते हैं अरे मैंने क्यों बोला, जिसे हम स्लिप ऑफ टंग कहते हैं, ठीक है। याद ख्वाब में स्लीप में आपको कुछ चीजें आती हैं, ठीक है ना, या कुछ चीजें आप भूलने लगते हो, थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है, ये सारी चीजें अनकॉन्शियस माइंड में होती है। ये एक पिक्चर है देखिए, ये आपका कॉन्शियस माइंड होता है जो अभी का टाइम है आप एक्टिव हो, ये सब कॉन्शियस माइंड है जिसमें आपको थोड़ा सा जोर देने के बाद इसको आप कॉन्शियस में ले आएंगे। और अनकॉन्शियस माइंड, देखो ये आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा कि बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, इसलिए क्योंकि फॉरगेटफुलनेस कभी भी पूरी नहीं होती है, वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में पुश होती है और सबकॉन्शियस से सीधा अनकॉन्शियस में पुश होती है, और यहाँ बहुत ज्यादा चीजें हमारी रह जाती हैं। ये इसको जब आप पिक्चर पढ़ेंगे देखिएगा, ये फेयर्स हैं, वायलेंट मोटिव्स हैं, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर हैं, इरेशनल विशेस हैं, ये सारी इसमें चली जाती हैं, जो हमें लगता है हम भूल गए लेकिन भूल नहीं जाते। वो ज्यादातर हमारा 70 से 80% जो है वो अनकॉन्शियस माइंड करता है। इसी वजह से फ्रॉड ने कहा कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब फ्रॉड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात की। इसमें इसने कुछ स्टेजेस दिए हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी पीरियड और जेनिटल पीरियड। अब इसको मैं बहुत सिंपल समझिए, बच्चा क्या करता है जब वो ओरल स्टेज में होता है, मतलब पैदा होने से 1.5 साल के बीच में, ये अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं कि एक बच्चा अपने आप को हमेशा ना
मुंह के जरिए सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। आप देखोगे सबसे पहले छोटे बच्चे को यू गिव एनीथिंग, कुछ भी दो, वो मुंह में डालता है। ठीक है, कोई भी आप सॉफ्ट टाई दे दो या कुछ भी दो, मुंह में डालता है। हम इसलिए हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे को मत दो, ये मुंह में डाल देगा। ठीक है ना, पहले हम यही डरते हैं कि बच्चा जो है अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कैसे करता है, मुंह के जरिए, अकॉर्डिंग टू फ्रॉड। ठीक है, वो अंगूठा चूसता है। अब फ्रॉड ये कहता है कि अगर कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की ओरल जो डिजायर्स है वो इस स्टेज में अगर पूरी नहीं होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, वो आगे बढ़ जाती हैं, आगे रह जाती हैं, तो वो फिक्सेशन में आ जाती हैं। इसने फिक्सेशन और रिग्रेशन का एक टर्म दिया था कि उसने कहा ये फिक्सेशन में हो जाती है कि आगे भी जाकर वो क्या करना, अंगूठा चूसने लगता है। कुछ लोग 10 साल की उम्र में भी चूस रहे हैं, 11 साल की उम्र में भी अंगूठा चूस रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि शुरू से उनकी मुंह से जो सेटिस्फाई होने की कोशिश थी वो पूरी नहीं हुई और वो कंटिन्यू हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉड, जो भी बच्चा अपने आप को क्या करना, मुंह के थ्रू सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, वो होते हैं एरल स्टेज, ऑरल स्टेज। दूसरा स्टेज आता है आपका एनल स्टेज। एनल स्टेज की कोशिश होती है कि बच्चा इस वक्त अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, किससे, एनल से। अब एनल स्टेज में ज्यादातर आती है टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, दो करता है, या तो कहता है मैं खुद टॉयलेट करूंगा, वो टॉयलेट करने जाता है, खुद अपने आप को वॉश करने की कोशिश करता है, या बच्चा क्या करता है, ब्लैडर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा दो बच्चे होते हैं, 1.5 से 3 साल के बच्चे स्कूल में या घर में क्या बोलते हैं, बार बार कहते हैं हम टॉयलेट जाएंगे टॉयलेट, या कहते हैं कि काफी देर तक नहीं जाते हैं टॉयलेट। उनका कंट्रोल उनमें आ जाता है। तो बच्चों में या तो कंट्रोल आ जाता है, या वो बार बार क्या करने की कोशिश करते हैं, बार बार टॉयलेट करने की कोशिश करते हैं, खुद करने की कोशिश करते हैं। और पेरेंट्स उनकी ट्रेनिंग शुरू में जितनी अच्छी रखेंगे, बच्चा उतना अच्छे से जो है वो अपने आप को थ्रू टॉयलेट ट्रेनिंग या थ्रू एनल स्टेज क्या करने की कोशिश करता है, सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। थर्ड स्टेज है इनका फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज में क्या होता है, इनमें एक चीज डेवलप होती है, वो होती है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है बॉयज में, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है गर्ल्स में। वो क्या होता है, इस वक्त बच्चा जो है उसको उसके अंदर एक हम कहेंगे कि फीलिंग जनरेट होने की कोशिश होती है। वो क्या, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, वो सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हो गया कि बॉयज को अट्रैक्ट होता है अपनी माँ की तरफ, वो ज्यादा माँ के साथ रहना पसंद करते हैं। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गया, गर्ल्स क्या करती हैं, ये करती हैं अपने फादर की तरफ। तो क्या होता है, इस उम्र में फेलिक स्टेज में लड़कियां पापा के साथ ज्यादा रहती हैं और जो लड़के हैं वो अपनी मम्मा के साथ ज्यादा रहते हैं। तो इस तरह की जो है इस वक्त का जो स्टेज होता है वो एक नेचुरल लव हो जाता है माँ के लिए और अपने बाप के लिए। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है इस स्टेज में बच्चों में डेवलप होता है। फिर आता है लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी पीरियड जो होता है 6 से 12 साल की उम्र में होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हम इस तरह से है कि इस वक्त बच्चा को लगता है कि जो उसका फेलिक स्टेज था उसमें वो शर्मिंदा होता है। वो कहता है मतलब गलत किया यार, माँ की तरफ क्यों होना था ज्यादा। तो वो लड़की भी बोलती है क्यों पापा की तरफ मैं ज्यादा थी। ठीक है, तो वो बोलती है कि नहीं इस वक्त मैं मम्मा के साथ ज्यादा रहूंगी, मम्मा मुझे ज्यादा समझेगी। तो लड़का भी कहता है कि नहीं मम्मा के साथ नहीं रहना, अब मैं बड़ा हो गया, मैं पापा के साथ रहूंगा। तो ये वाला उनको लगता है कि उनकी शर्मिंदगी होती है अपने फैलिक स्टेज पर। और इस वक्त अब वो क्या सेम सेक्स के साथ क्या हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। इवन इस वक्त में बच्चा जो फ्रेंडशिप करता है वो फ्रेंडशिप भी लड़के सिर्फ लड़कों के साथ करते हैं, लड़कियां सिर्फ लड़कियों के साथ करती हैं। अपोजिट ये फ्रेंडशिप नहीं करते, और ना ही इनको अपोजिट खेलना पसंद होता है, ना ही बातें करना पसंद होता है। लेकिन फ्रॉड ये कहते हैं इन एक्चुअली लेटेंस का मतलब है छुपाना। ठीक है, तो वो जो ये दिखा रहे होते हैं ये एक्चुअल चीज नहीं होती। अंदर से ये यही चाहते हैं, अंदर से ये अभी भी अपोजिट सेक्स के साथ ही अट्रैक्शन करना चाहते हैं, लेकिन दिखाना लोगों, क्योंकि सोसाइटी को कुछ और दिखाते हैं, होते अंदर से कुछ और है, इसीलिए इसको लेटेंसी पीरियड कहता है। फिर आता है आपका लास्ट जेनिटल पीरियड। जेनिटल पीरियड होता है जब आप पुबर्टी में आ जाते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, तब मैं क्लास ले रही हूँ, बस 2 मिनट में खत्म करती हूँ, फिर बात करती हूँ। 2019 बीच में, 19 में रखो, 20 में अगर आपको रखना है तो वही जैन फेब मार्च अप्रैल और मई, इसी के बीच में रख सकते हो। हाँ हाँ, कोई एक 20 डाल दो, कोई 2 19 डाल दो, ऐसे कर देना। ठीक है। तो ये आ जाता है पुबर्टी पीरियड। इसमें इंसान फिर से वापस उस चीज में आ जाता है
अपोजिट जो है ना वो जो अट्रैक्शन है वो अपोजिट अट्रैक्शन आ जाती है। लड़कियां लड़कों के साथ दोस्ती करना पसंद करती हैं और लड़के जो हैं वो लड़कियों के साथ दोस्ती करना पसंद कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फ्रॉड जो ये पहले स्टेज है ऑरल, एनल और फेलिक, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेज। इस वक्त तक एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है अकॉर्डिंग टू फ्रॉड। ठीक है, ये था, ये एक मैंने आपको दिया है। ये देखिए ऑरल स्टेज, ये थंब चूस रहा है, इसको बस ये शौक होता है। एनल में टॉयलेट ट्रेनिंग का ज्यादा शौक है। फालिक में जो लड़का बाप के साथ हो रहा है, माँ बेटे बेटी बाप के साथ हो रही है। और लेटेंसी में ज्यादातर क्या होता है, सेम सेक्स के साथ होता है, यहाँ अपोजिट नहीं होता। जेनिटल में फिर जो होता है लड़कों को लड़कियों के साथ, लड़कियों को लड़कों के साथ अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है।